नमस्कार दोस्तों, एग्री साइंस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, पिछली क्लास में हमने आनुवांशिकी के नियम, एकल संकरण के नियम, उससे संबंधित और साथ में उससे संबंधित अपवाद, रक्त समूह इत्यादि की हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे मेंडल द्वारा दिए गए द्विसंकरण एक्सपेरिमेंट की और उसके क्या रिजल्ट्स है, उसके नियम क्या है और उससे संबंधित अपवाद क्या है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलते हैं, शुरुआत करते हैं द्विसंकरण की। तो भाई, जिस प्रकार मेंडल ने एकल संकरण का प्रयोग किया उसी प्रकार मेंडल का जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था वो था द्विसंकरण। द्विसंकरण या डाईहाइब्रिड क्रॉस या इसको बोलते हैं दो जीनों की वंशागति, दो जीनों की वंशागति या टू जीन इनहेरिटेंस। यानी अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने दो गुणों का एक साथ अध्ययन किया। अब ये दोनों गुण एक साथ अगली पीढ़ी में किस प्रकार से जाते हैं, इसी को बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस या दो जीनों की वंशागति। तो मेंडल ने कौन कौन से लक्षण लिए भी? मेंडल ने बीज वाला जो है उसको लिया जिसके गोल व पीले बीज हों, गोल व पीले बीज, और दूसरा था झुर्रीदार और हरे, झुर्रीदार व हरे, यानी राउंड एंड येलो सीड क्रॉस रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं? ये डोमिनेंट है तो बड़े आर से, और वाई डोमिनेंट है येलो तो बड़े वाई से, और इसको स्मॉल आर स्मॉल वाई से। अब इनका जब क्रॉस करवाया बच्चों, आपको पता है इनका क्रॉस जब आप कराओगे तो F1 PD के अंदर क्या आएगा? ये कंडीशन आएगी, ठीक है। और ये कैसे थे? राउंड एंड येलो, क्योंकि यहां तक तो हमारा जो एकल संकरण है वहां तक वैसा ही चला है, ठीक है। जैसे कि लंबे पौधे मिले थे एकल संकरण में पर हाइब्रिड थे, उसी प्रकार राउंड एंड येलो मिले F1 PD में, परंतु ये भी क्या है? हाइब्रिड है, क्योंकि इसमें एक राउंड वाला डोमिनेंट है और एक येलो वाला डोमिनेंट है, ठीक है। ये अपने शॉर्ट में करेंगे क्योंकि समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। तो F1 PD में ये आएगा, आपको घर पे भी इसको एक बार चार्ट इसका बना लेना। आगे चलते हैं। तो मेंडल ने इनका स्वयं करवाया भी F1 PD में, जिस प्रकार से एकल संकरण में करवाया उसी प्रकार इनका स्वयं करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। तो अब इसके गैमीट्स कितने बनेंगे बच्चों? ये बात सोचने वाली है, इसके गैमीट्स कितने बनेंगे? तो इसके देखो 4 गैमीट्स बनेंगे। बड़ा आर बड़े वाई के साथ जा सकता है, बड़ा आर छोटे वाई के साथ जा सकता है, छोटा आर बड़े वाई के साथ, और छोटा आर छोटे वाई के साथ। क्योंकि अब गुण दो हो गए तो अलग अलग प्रकार के ये स्वतंत्र हैं। बड़ा आर बड़े वाई के साथ भी जा सकता है, बड़ा आर छोटे वाई के साथ, छोटा आर बड़े वाई के साथ, और छोटा आर छोटे वाई के साथ भी जा सकता है। इसी प्रकार इसके भी 4 बनेंगे भी, बड़ा आर बड़ा वाई, ये भी, ये कंडीशन भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और ये भी हो सकती है। अब इनका आपस में क्रॉस करवाना है, तो हमें एक बड़ा सा चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर हम रिजल्ट्स लिख सकते हैं। 4 हैं तो 4 खाने ऐसे बना लो भाई, 4 ऐसे बना लो। अब जो कंडीशन थी हमारी वो लिख सकते हैं हम। क्या क्या कंडीशन थी? बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर छोटा वाई। ये सेम इधर लिख दो, क्योंकि इन दोनों का क्रॉस करवाना है, दोनों के युग्मकों को आपस में मिलाना है। तो अब रिजल्ट देखो भी, ये दोनों मिलेंगे तो सारे ही डोमिनेंट हैं, तो ये कैसा होगा भी बच्चों? राउंड एंड येलो। अगर इनको मिलाओ आपस में, इनको मिलाओ, बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई, ये भी कैसा होगा? राउंड एंड येलो। इसको मिलाओ, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई, एक बार इनको सबको अपने क्रॉस करवा लेते हैं। अब इनका नंबर आ गया, इनको मिलाओ,
बड़ा आर बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा वाई छोटा वाई। फटाफट अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप इनको बिना गलती किए हुए मिला सकते हैं। ठीक है भाई, बड़ा आर बड़ा वाई, सॉरी छोटा वाई छोटा वाई, छोटा आर, ये मिल गए भी। अब इनमें से फाइंड आउट करो भी राउंड एंड येलो कितने हैं, राउंड एंड येलो कितने हैं। दो तो ये हमने ऑलरेडी कर ही रखे हैं। ये भी क्या होंगे भी राउंड एंड येलो, यानी गोल व पीले। ये भी क्या होंगे राउंड एंड येलो, ये भी क्या होंगे राउंड एंड येलो। अब क्यों हो रहे हैं ये भी आपको समझना है। एक बड़ा आर आ गया और एक बड़ा वाई आ गया तो वो राउंड एंड येलो हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे बड़े आर तो है, एक बड़ा आर चाहिए तो राउंड तो हो गया बच्चों, परंतु दो छोटे वाई है तो वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राउंड एंड। वाई क्या है, ग्रीन है, वाई क्या है, ग्रीन है, क्योंकि रिसेसिव है इसलिए छोटा लिखा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। गोल तो है ये बीज, परंतु ये किस कलर का है, ग्रीन कलर का है। आगे देखते हैं अगला क्या है अभी, राउंड एंड येलो। अगला क्या है, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। ये देखो राउंड एंड येलो है, राउंड एंड येलो। ये भी क्या है भी, राउंड एंड येलो। अब ये चीज अलग आ गई, दो छोटे आर आ गए मतलब रिंकल्ड झुर्रीदार, और एक बड़ा वाई है इसलिए येलो। ये भी देखो रिंकल्ड एंड येलो। ये देखो राउंड एंड येलो वापिस आ गया। अब ये क्या है, राउंड एंड ग्रीन है, राउंड एंड ग्रीन है। ये क्या भी, रिंकल्ड एंड येलो है, रिंकल्ड एंड येलो है। अब ये अकेला बच गया भाई, ये है रिंकल्ड एंड ग्रीन, झुर्रीदार और हरा अकेला। सारे ही रिसेसिव है, इसमें सारे ही डोमिनेंट है। अब हमें काउंटिंग करनी है बच्चों, क्या करनी है, काउंटिंग करनी है भी राउंड एंड येलो कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये राउंड एंड ग्रीन है, 6 7 8 9। राउंड एंड येलो कितने हमारे पास, 9 है। अब देखो राउंड एंड ग्रीन कितने हैं बच्चों, राउंड एंड ग्रीन कितने हैं, 1 2 3। राउंड एंड ग्रीन कितने, 3। अब देखो रिंकल्ड एंड येलो कितने हैं, ये ब्लू वाले एक पास ही पड़े हैं, 1 2 3, और ये अकेला एक है रिंकल्ड एंड ग्रीन, झुर्रीदार और हरा, ये एक है। तो अब इसका हमें सादृश्य अनुपात निकालना है। तो बच्चों सादृश्य अनुपात क्या आएगा भाई, सादृश्य अनुपात क्या आएगा, फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा भाई, फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, राउंड एंड येलो। ये तो 4 प्रकार के रिजल्ट मिले हमें, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो और रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो राउंड एंड येलो कितने, 9 3 3 1। अब हमें इसका जीन प्रारूप ज्ञात करना है। क्या करना है, जीन प्रारूप ज्ञात करना है। वो कैसे करेंगे, अब इसमें से आपको ये फाउंड आउट करना है भी सभी डोमिनेंट कितने हैं इसमें, जिसमें सारे क्या हो, डोमिनेंट हो। तो ये एक है भाई, क्या है, ये एक है, तो एक लिख लो यहां पे। ये दोनों एक जैसे हैं या नहीं है, देखो जिनके पास 2 बड़े आर हैं, एक बड़ा वाई है एक छोटा वाई, ये दोनों एक जैसा है। इसके अलावा इनमें कोई एक जैसा है क्या, नहीं है, तो कितने लिख दो, 2। ये देखो अकेला एक जैसा है, इसके जैसा कोई नहीं है भाई। जिसके पास 2 बड़े आर हो 2 छोटे भाई हो, कोई है क्या इनमें से, 2 बड़े आर 2 छोटे भाई, तो क्या लिख दो, 1। ये देखो ये भाई साहब और ये भाई साहब एक जैसे हैं, एक बड़ा आर एक छोटा आर 2 बड़े भाई, तो कितने लिख दो, 2 लिख दो। ये चारों एक लाइन में देखो,
चारों एक लाइन में एक जैसे हैं या नहीं है? बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, तो क्या लिख दो? 4 लिख दो। अब देखो ये दोनों एक जैसे हैं कि नहीं है? ये भाई साहब और ये भाई साहब, एक बड़ा आर है बाकी तीनों छोटे हैं, तो क्या लिख दो? 2 लिख दो। अब ये देखो ये अकेला एक जैसा है, जिसके पास 2 छोटे आर हैं 2 बड़े वाई हैं, तो 1 लिख दो। ये दोनों एक जैसे हैं या नहीं है? 2 लिख दो। और ये अकेला एक बच गया तो ये लिख। तो क्या आ गया? 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। तो ये हमारा क्या आ गया? जीन प्रारूप आ गया। क्या आ गया? जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया अभी? जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। अब मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी, आप भूल सकते हो गुरुजी इतना लंबा कैसे याद रखें, तो इसकी एक ट्रिक भी बता देता हूं। हालांकि ट्रिक अच्छी नहीं होती, कभी ध्यान रखना, आपको आना चाहिए। बस हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक जैसे कितने हैं जिन, ये जीन है, ये एक जैसे जीन कितने, ये ऐसा एक है तो एक ही लिखा जाएगा। ये दोनों एक जैसे हैं तो हमने 2 लिख दिया, इनके जैसा और कोई नहीं है। अगर इनके जैसा कोई और है तो वो भी हम लिखेंगे। अब ये चारों एक जैसे हैं तो हमने 4 लिख दिया इसका। पर फिर भी आप देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, द्विसंकरण अनुपात जो होगा ना, द्विसंकरण अनुपात, ये होता है एकल संकरण गुणा एकल संकरण। अब आप मान लो द्विसंकरण का क्या निकालना चाहते हो? द्विसंकरण का दृश्य अनुपात सदृश्य अनुपात निकालना चाहते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो निकालना चाहते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो निकालना चाहते हैं, तो क्या करो? एकल संकरण का कितना होता है? 3:1, ये तो याद रह ही जाएगा। इसको गुणा कर दो 3:1 से। गुणा करने का स्टाइल थोड़ा ये अलग है, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3। अब इधर ही चलना है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो क्या आ गया? द्विसंकरण का फिनोटाइपिक रेशियो आ गया। क्या किया? इन दोनों को गुणा कर दिया। अब यदि आप निकालना चाहते हैं भाई, जीन अनुपात निकालना चाहते हैं, जीन अनुपात किसका? द्विसंकरण का। द्विसंकरण का जीन अनुपात ज्ञात करना चाहते हैं, तो एकल संकरण का कितना था बच्चों? 1:2:1। इसको मल्टीप्लाई कर दो, बोलोगे नहीं, 1 2 1, 1 को इन 3 से गुणा करेंगे। अब अगला करो 2 4 2, अगला करो 1 2 1। लो जी, तो ये ट्रिक बन गई। भूल जाओ तो अब ये आगे पीछे भी हो सकते हैं आपके एग्जाम में, पर ध्यान रखना 1 4 बार आना चाहिए, 2 भी कितनी बार आना चाहिए? 4 बार, और 4 कितनी बार आना चाहिए? 1 बार। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमारा जो रिजल्ट आया, हमारा रिजल्ट ये आ गया, और हमने इसके द्विसंकरण के जीन अनुपात और सदृश्य अनुपात ज्ञात कर लिए। परंतु यहाँ पे एक चीज देखने वाली थी भी, हमने पेरेंट्स तो 2 लिए पर रिजल्ट कितने आए? 4। पेरेंट्स तो लिया था हमने राउंड एंड येलो और रिंकल्ड एंड ग्रीन, परंतु 2 नए कॉम्बिनेशन आ गए, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो वाले। तो ये क्या कहना चाहता है, ये क्रॉस क्या कहना चाहता है, हमें इसको समझना है। तो भाई अब इसमें नियम क्या है? द्विसंकरण से संबंधित नियम, द्विसंकरण से संबंधित नियम क्या है, लॉज क्या है भाई? तो इसमें जो नियम है वो नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब ये नियम क्या कहना चाहता है, इस नियम को देखते हैं भाई। युग्मक निर्माण के समय समजात गुणसूत्र
वह उनके जीन स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं वह स्वतंत्र रूप से ही निषेचित होकर नया पुनर्योजन युग्मनज बनाते हैं। भी इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं और इंडिपेंडेंटली फर्टिलाइज होते हैं, क्योंकि हमने इस नियम में देखा था, इस प्रयोग में भी गोल व पीले का संकरण करवाया झुर्रीदार और हरे से, परंतु रिजल्ट क्या मिले? गोल वाला जीन जो है वो हमेशा ही पीले के साथ नहीं गया, वो हरे के साथ भी चला गया, और पीले वाला जीन जो है वो हमेशा ही गोल वाले के साथ नहीं गया, वो झुर्रीदार के साथ भी चला गया। तो रिजल्ट क्या मिले? राउंड एंड ग्रीन भी मिले, रिंकल्ड एंड येलो भी मिले। तो ये स्वतंत्र रूप से, अगर ये भी समझ नहीं आया तो मैं आपको देसी भाषा में समझा देता हूं इस नियम को। मान लो भाई कोई महिला है जिसकी आंखें नीली हैं, जिसकी आंखें क्या है भी? नीली है, बाल काले हैं, हाइट लंबी है, इसकी शादी होगी जी, इसकी शादी होगी, जिन भाई साहब की हाइट थोड़ी कम है, आंखें काली है और बाल जो है मान लो हरे हैं, बाल कौन से हैं? हरे हैं। वैसे तो ये दोनों कंडीशन में महिलाएं तो नाराज हो ही जाएंगी। अगर मैं महिला को थोड़ी कम हाइट दे देते और पुरुष लंबा होता तो वो वैसे नाराज हो जाते कि सर हमें हाइट कम दे दी। अब पुरुष को थोड़ा बदसूरत बना दिया तो इसलिए वैसे बदसूरत से कौन शादी करेगा? चलो कोई बात नहीं, हमें तो नियम को समझना है। अब मान लो इनकी संतान हुई, अब इनके लड़की हुई, लड़की की हाइट जो है पिता पर चली गई, लड़की की हाइट किस पर चली गई? पिता पे चली गई, परंतु लड़की की आंखों के जीन किससे आ गए? माता से। बाल भी लड़की के काले हो गए। तो भाई ये जीन जो है स्वतंत्र है अगली पीढ़ी में जाने के लिए। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है अपने माता पिता के, और इसके अंदर कौन सा जीन प्रभावी होगा, कौन सा इसके साथ रिकॉम्बिनेंट करेगा, वो स्वतंत्र है जीन अगली पीढ़ी में। लड़का हुआ वो हो सकता है लंबा हो, बाल उसके हरे हो जाए, तो ये जीन जो होते हैं अगली पीढ़ी में जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो ये है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, और ये नियम जो है किससे संबंधित है? द्विसंकरण से। किससे संबंधित है बच्चों? क्वेश्चन आता है ये, वो पूछता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किससे संबंधित है या द्विसंकरण से संबंधित नियम कौन से हैं, उसमें दे देगा प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या सभी। तो कौन सा है? स्वतंत्र अपव्यूहन। तो इस बात की विशेष ध्यान रखनी है। अब इस नियम का अपवाद क्या है भाई? अपवाद बड़ा खतरनाक था, वो था जीन सहलगनता। जीन लिंकेज। देखो भाई इसकी खोज पुनेट व बैटसन ने की थी। पुनेट व बैटसन ने की, परंतु इसको प्रूव किया, प्रूव बाय, यानी इसको स्पष्टता से समझाया, वो वैज्ञानिक थे थॉमस हंट मॉर्गन। कौन थे? थॉमस हंट मॉर्गन। ये भाई साहब थे, इन्होंने विस्तृत रूप से जीन सहलगनता को समझाया। पहले तो ये देखो अपवाद क्यों है, ये तो बाद में देखें, पहले जीन सहलगनता होती क्या है? एक होते हैं सहलगन जीन, सहलगन जीन, लिंक्ड जीन, जो लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, यानी वे जीन जो एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, वह जिनके मध्य
दूरी भी अत्यंत कम होती है, वे जीन विनिमय भी नहीं करते। जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर नहीं करते हैं। वह अगली पीढ़ी में एक साथ जाते हैं। ऐसे जीन जैसे ये एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं और जिनके दो जीन है अलग अलग गुणों के हैं मान लो, और उनके बीच में दूरी बहुत कम है, तो वो दूरी कम होने के कारण एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे तो उनमें जीन विनिमय भी नहीं होगा, जो कि हम कोशिका विभाजन में पढ़ते हैं, सेल डिवीजन में, ठीक है, पैकाइटिन अवस्था में। तो वहां पे हम कहते हैं जीन विनिमय यानी इस गुणसूत्र वाले जीन इस पे, इस वाले इस पे, परंतु अब ये दोनों जीन है एक ही गुणसूत्र पर, दूरी कम है, तो ये अगली पीढ़ी में एक साथ ही जाएंगे। जबकि स्वतंत्र अपीवन का नियम ये कहता है भी ये सारे इंडिपेंडेंटली जाते हैं। बिल्कुल नियम सही है, परंतु कुछ जीन ऐसे भी होते हैं जो एक साथ जाएंगे, कुछ जीन ऐसे भी होंगे जो क्या जाएंगे, एक साथ जाएंगे, अगर उनके बीच में दूरी क्या है, कम है। इस प्रकार से मान लो ये गुणसूत्र है और इसमें कोई दो जीन है, जीन ए और जीन बी, और इनके बीच में दूरी कम है, तो ये लिंक्ड जीन हो गए। फिर क्या हो गए, लिंक्ड जीन। अब थॉमस हंट मॉर्गन जो है, मॉर्गन ने सहलगनता का अध्ययन ड्रोसोफिला मक्खी पर किया था। ड्रोसोफिला मक्खी पर किया और इसको स्पष्ट किया। ड्रोसोफिला मक्खी में गुण होते हैं आंखों का रंग और पंखों से संबंधित, ठीक है, रेड आइज नॉर्मल विंग्स, लाल आंखें नॉर्मल पंख, तो वो जीन के अगली पीढ़ी में एक साथ ही जानते हैं, लिंक्ड होते हैं। तो इन्होंने सारी चीजें स्पष्ट कर दी। हालांकि इस जीन सहलगनता के चक्कर में मेंडल भाई साहब ने भी एक अपना प्रयोग पब्लिश नहीं किया, कोल कोरेंस ह्यूगो डिवरीज ये सारे ही फंसे, क्योंकि ये तो अपने नियमों से चल रहे थे और एक गुण जो है वो एक साथ जा रहा था, इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट नहीं हो रहा था उसका। तो ये कहानी आ गई थॉमस हंट मॉर्गन तक और इन्होंने फिर उस विवाद को समाप्त कर दिया, क्लियरली बता दिया भैया कुछ जीन अगली पीढ़ी में एक साथ जा सकते हैं यदि उनके बीच में दूरी क्या हो, कम हो। तो अब इन्होंने इतनी शानदार खोज की तो इनको आपको पता नोबेल पुरस्कार भी मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं इनको, फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स यानी प्रयोगात्मक अनुवांशिकी के जनक, प्रयोगात्मक अनुवांशिकी के जनक। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी कोई क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। अब इसी से संबंधित एक और है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, अनुवांशिकी का गुणसूत्रीय सिद्धांत। ये दिया था वेस्टन व बावेरी ने, किसने दिया, स्टन व बावेरी ने। अब इसमें क्या था, इसमें नॉर्मल जो बातें अभी तक हमने पढ़ी है, गुणसूत्र जो है इन पर जीन पाए जाते हैं, गुणसूत्र जोड़ों में होते हैं, गुणसूत्र युग्मक समजात गुणसूत्र युग्मक बनते समय अलग हो जाते हैं, फिर वो द्वारा रीअरेंज होते हैं, ये सारी बातें जो हमने पढ़ी थी इस थ्योरी में थी। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछेगा
भी किसने दिया था? स्टर्नबेरी ने ये सिद्धांत दिया था। अब इसके बाद जो है बच्चों महत्वपूर्ण चीज जो है वो आपकी आती है जीवों में लिंग निर्धारण। इससे क्वेश्चन जरूर आता है भी, हर आप जेट के और इनके आईसीआर के पेपर देख लेना, इसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों 5 प्रकार का हम लिंग निर्धारण पढ़ते हैं, XX XY, XX X0, Z0 ZZ, ZW ZZ और द्विगुणित अगुणित प्रक्रिया, द्विगुणित अगुणित प्रक्रिया। ये 5 प्रकार हो गए। इन 500 प्रकार से आपसे पूछ सकता है भी लिंग निर्धारण किसमें होता है। देखो बच्चों जो ये हम आगे लिखते हैं ये हमेशा ही मादा के लिए लिखा जाता है और ये पीछे वाला नर के लिए, यानी ये सारी कंडीशन ये किसके लिए है? मादा के लिए, और ये नर के लिए, मादा नर मादा और नर। अब यहाँ पे एक चीज ये देखो, मादा इसमें एक जैसे है ना गुणसूत्र, तो ये समयुग्म की होगी। क्या होगी? समयुग्म की। अगर इसके अंतिम जोड़े में एक जैसे गुणसूत्र है, नर में है क्या? नहीं है, तो ये क्या होगा? विषम युग्म की होगा। आकार की बात करें तो आकार भी अगर कम ज्यादा है तो ये तो सम आकारी की है भी, होमोमॉर्फिक है, और ये विषम आकारी की है क्योंकि वायु गुणसूत्र जो थोड़ा छोटा होता है हेट्रोमॉर्फिक है। तो इनकी एक एक की चर्चा करते हैं बच्चों, इनकी एक एक की चर्चा करते हैं भी ये किन में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट जो टाइप है वो है XX XY। तो भाई इसमें मादा जो है मादा समयुग्म की है, होमोजाइगस है, क्योंकि मादा से युग्मक बनेंगे दोनों में XX ही जाएगा, और नर जो है विषम युग्म की है, हेट्रोजाइगस है। क्या है? हेट्रोजाइगस है। और आकार की बात करें, आकार की बात करें तो मादा समाकारी की है, समाकारी की है, और नर जो है विषम आकारी की है। अब इस प्रकार का लिंग निर्धारण किन में पाया जाता है? इस प्रकार का लिंग निर्धारण मनुष्य में, और ये जो जंतु हमारे कैटेगरी के मैमल्स उनमें, ठीक है, अधिकांश कीटों में, ये भी ध्यान रख लेना, मोस्ट इंसेक्ट्स में, ड्रोसोफिला में, किसमें? ड्रोसोफिला में। ये क्वेश्चन ज्यादातर आता है, इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसके बारे में पूछता है इस प्रकार का लिंग निर्धारण किस में पाया जाता है। अब इसमें होता क्या है, मान लो किसी जीव में कितने भी ऑटोजोम हो, अगर मनुष्य की बात करें तो कितने भी ऑटोजोम हो मनुष्य या किसी और जीव में, तो मनुष्य में बात करेंगे तो ये 44 होंगे ऑटोजोम, प्लस XY 45 और 46 गुणसूत्र हो गए, यानी 23 जोड़े। तो किसी और जीव की बात करें कितने भी हो, मतलब 20 है तो 20 ये हो जाएंगे, 21 22 ये हो जाए, तो हम इनको ऑटोजोम लिख लेते हैं। तो ये होगी मादा, ये क्या होगी? मादा। और ऑटोजोम और ये हो गया पुरुष। अब इसके युग्मक बनाओ, A प्लस एक्स, आपको पता है सारे आधे आधे हो जाएंगे, समजात गुणसूत्र
अलग अलग हो जाएंगे, तो आधे ऑटोसोम इधर आ गए, आधे ऑटोसोम इधर आ गए, और लास्ट वाला जोड़ा जो है वो लिंग निर्धारण करने वाला है, ये भी अलग हो जाएगा। तो इसमें भाई A+X और A+Y, अब इनको किसी को आपस में मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, वापस क्या हो जाएगा, A+XX A+XY AA+XX और AA+X। तो भैया मादा तो दोनों में ही X गुणसूत्र देगी, और नर जो है वो एक में X और एक में, आधे शुक्राणुओं में X और आधे में Y। अब ये कौन से मिलते हैं वो डिपेंड करता है भी लड़का होगा या लड़की। तो कई लोग जो ये दोषी मानते हैं महिलाओं को भी, लड़के लड़के हो रही है तो उसमें महिला का दोष नहीं है, नहीं जी उसने तो दोनों में X देने हैं। Y वाला सिस्टम जो है वो नर से आएगा, हालांकि दोषी नर भी नहीं है, दोषी मादा भी नहीं, ये तो प्राकृतिक है। जो अंडाणु और शुक्राणु अगर मिल गए, XX वाले मिल गए तो मादा, ये कितनी बार भी मिल सकते हैं, 2 बार 3 बार, ये मिल गए तो लड़के लड़के होते जाएंगे, ये मिलते गए तो लड़के लड़के, एक बार ये और एक बार ये मिल गए तो लड़का लड़की। तो इस प्रकार का लिंग निर्धारण मनुष्य में, अधिकांश कीटों में, ड्रोसोफिला मक्खी इत्यादि में पाया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं, देखो मनुष्य की अगर बात करें तो मनुष्य की यदि बात करें तो भाई कुछ जीन केवल नर गुणसूत्र पर ही, कुछ जीन केवल नर गुणसूत्र पर ही, सॉरी Y गुणसूत्र पर ही पाए जाते हैं, यानी कुछ गुणसूत्र जो हैं वो केवल किस पे पाए जाते हैं, Y क्रोमोसोम पर ही पाए जाते हैं। इन्हें होलैंड्रिक जीन कहते हैं, यानी ऐसे जीन जो केवल और केवल Y क्रोमोसोम पर हैं क्या कहलाते हैं, होलैंड्रिक जीन कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रख लेना। ये पिता से पुत्र में ही जाते हैं, पिता से किस में जाते हैं भाई, पुत्र में ही जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से बच्चों, एग्जाम्पल है SRY इंटोरनलेस, यह SRY इंटोरनलेस जो है ये केवल Y गुणसूत्र पर पाया जाता है। ये क्या करता है भी, यह TDF यानी टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर यानी वृषण निर्धारक कारक, वृषण निर्धारक कारक का निर्माण करता है, यानी वृषणों का निर्धारण करने वाले कारक का निर्माण करता है और केवल Y गुणसूत्र पर ही पाया जाता है। एक और है, उसका नाम है हाइपरट्राइकोसिस, हाइपरट्राइकोसिस तो ये क्या करता है भी, हथेलियों इत्यादि की चमड़ी को कठोर बनाता है, कान के पिन्ना पर अत्यधिक बालों का होना, ये जीन भी Y गुणसूत्र पर ही पाया जाता है। तो ये जीन जो केवल Y गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, पिता से पुत्र में ही जाते हैं, पुत्री में नहीं जाते हैं, क्योंकि Y तो पुत्री में होता ही नहीं, पुत्र में होता है। तो ये जीन होलैंड्रिक जीन होते हैं। कौन से जीन होते हैं बच्चों, होलैंड्रिक जीन। एग्जाम्पल मैंने बता दिए, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप कर देना। अगला जो है नेक्स्ट है भाई, दूसरा जो प्रकार है वो है XX-X0, यानी मादा में दोनों गुणसूत्र है, अंतिम जोड़े में 2 हैं, और नर के अंतिम जोड़े में कितना गुणसूत्र है अभी,
केवल एक, दो है तो वो मादा है। अगर किसी नर के अंदर अंतिम जोड़े में एक ही गुणसूत्र है तो वो नर है। तो ये किस में पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, हालांकि क्वेश्चन गलत टाइप हो गया था तो क्लेम किया था, तो बच्चों को नंबर भी मिल गए थे। जैसे भी ये आपका टिड्डा, या इसको फड़का, या इसको ग्रास ऊपर भी बोलते हैं, कॉकरोच, गोलकर्मी, ट्यूबक्स इत्यादि में पाया जाता है। तो ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आ सकता है आपके। अगला जो है वो है इसका उल्टा, Z0 ZZ। अब मादा के अंतिम जोड़े में एक गुणसूत्र कम है, मादा के अंतिम जोड़े में एक गुणसूत्र कम है भी, और नर के अंतिम जोड़े में पूरे गुणसूत्र है, एक जैसे हैं, समयुग्मकी है। तो ऐसा लिंग निर्धारण किसमें पाया जाता है? अभी एग्जाम्पल, तितलियों में, ठीक है, मोथ्स में, मोथ्स तितलियां, मोथ्स फिड़कले समझ लो, बागड़ी भाषा में फिड़कले। तो इनमें क्या, कौन सा लिंग निर्धारण पाया जाता है? Z0 ZZ प्रकार का। अगला है ZW ZZ। मादा जो है विषम युग्म की अभी, और नर जो है समयुग्म की है। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है क्वेश्चन भी, किस में नर विषम समयुग्म के होते हैं और मादा विषम युग्म के होते हैं, ऐसा लिंग निर्धारण किस में पाया जाता है? वो ऐसा न लिखकर, ZW ZZ न लिखकर वो ऐसा भी कह सकता है भी ऐसा लिंग निर्धारण जिसमें नर समयुग्म की हो, मादा विषम युग्म की हो, किस में पाया जाता है? नीचे एग्जाम्पल लिख लेगा। तो हमें ये पता होना चाहिए, ये हमारे से जस्ट उल्टा है, क्योंकि हमारे अंदर XX XY मादा समयुग्म की और नर विषम युग्म की होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है अभी? इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है अधिकांश पक्षी, कुछ सरीसृप, रेप्टाइल्स इत्यादि। तो बर्ड्स के अंदर, पक्षियों में इस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। जो उभयचरी होते हैं उनमें टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है, हमारे सिलेबस में यही है। और अगला जो है, पांचवा जो है वो है द्विगुणित अगुणित प्रक्रिया, द्विगुणित अगुणित प्रक्रिया, डिप्लॉयड हैप्लॉयड मैकेनिज्म। इस प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें पाया जाता है? देखो, इस प्रकार का एग्जाम्पल जो है वो है हनी बी, यानी मधुमक्खी में। इसके अंदर मादा जो होती है बच्चों, वो द्विगुणित होती है। क्या होती है? द्विगुणित। द्विगुणित का मतलब जिसमें गुणसूत्र जो है 2n नंबर हो, और इसके अंदर 32 गुणसूत्र होते हैं। और नर अगुणित होता है। नर क्या होता है? अगुणित, यानी हैप्लॉइड होता है। इसका मतलब इसमें n नंबर क्रोमोसोम होते हैं और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 16। अब इनमें किस प्रकार से होगा रिप्रोडक्शन? किस प्रकार से होगा? मादा 32 गुणसूत्र, नर 16।
अब इसके अंडाणु बनेंगे तो कितने कितने गुणसूत्रों वाले बनेंगे? 16 16, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से बनेंगे, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। और इससे 16 वाला ही बनेगा स्पर्म। आप कहोगे गुरुजी 8 8 क्यों नहीं हुए? अरे जो अगुणित है उसका फिर से अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो सकता है, जो ऑलरेडी एप्लॉइड है, पहले से अगुणित है। जैसे हमारे अंदर 46 है तो अर्धसूत्री होने के बाद कितने बच जाएंगे? 23। क्या द्वारा उसका अर्धसूत्री हो जाए 12.5 हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। उसी प्रकार 16 का 8 नहीं होगा, 16 का 16 ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हैप्लॉइड है। अब अगर इनका संलयन हो गया, अंडाणु और शुक्राणु बन गए, तो वापस कितने हो गए? 32। तो ये क्या बन जाएगी बच्चों? मादा। अगर कोई अंडाणु बिना निषेचन के ही डेवलप हो गया, एग जो है बिना निषेचन के, तो ये क्या बन जाएगा? नर। तो इसमें हम लिखते हैं भी नर का निर्माण अंडाणु से बिना निषेचन ही हो जाता है, बिना निषेचन हो जाता है। तो ये प्रक्रिया है द्विगुणित अगुणित, और इस प्रकार का जो निषेचन है वो अनिषेक जनन कहलाता है। पार्थेनोजेनेसिस अनिषेक जनन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आया था जेट के अंदर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज की हम इस क्लास में हमने एक तो द्विसंकरण देख लिया, उससे संबंधित नियम देख लिए, उसका अपवाद भी हमने देख लिया, और साथ में हमने जीवों में लिंग निर्धारण को भी पढ़ लिया है। तो देखो बच्चों, ये ऑनलाइन जो क्लासें होती हैं इसका बड़ा बेनिफिट होता है भाई, आप इनको कितनी बार ही देखो, जहां से समझ नहीं आया वो देख लो। ऑफलाइन में ये भी एक बार समझ लिया, आ भी गया, हो सकता है 10 दिन बाद भूल जाओ, पर यहाँ तो आपके पास ऑप्शन है 10 दिन बाद भूल गए या कोई डाउट आया तो वापस क्लास देख लो। फिर भी कोई डाउट है, चीज समझ नहीं आई, तो आप हमसे दोबारा चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस सुनहरे अवसर का आपको फायदा उठाना है। ये जो डिजिटलाइजेशन हुआ है इसका फायदा हमें उठाना है। जो आपको डेटा मिलता है, घर वाले रिचार्ज करवा के देते हैं, उसका भी सदुपयोग हमने करना है, सही जगह पर वो यूज हो। ठीक है, मनोरंजन के लिए भी होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता भी मनोरंजन ना हो, वो भी जरूरी है, परंतु कुछ पोर्शन जो है हमें अध्ययन के कार्य में भी लगाना चाहिए। ठीक है मित्रों, अब इस अनुवांशिकी या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो ये हमारा टॉपिक है, इसकी अब एक पोर्शन बच गया, वो है अनुवांशिक बीमारियां, जेनेटिक्स डिजीज। तो उनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।